नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर के टॉपिक्स दिए गए हैं, नए टॉपिक्स उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे थे। जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और फ्यूचर स्किल्स। इन टॉपिक्स में हम लोग 40 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, 41 से आज शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं 2 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इन मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यानी मॉक टेस्ट और उन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन ये दोनों एक साथ मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा वीपीओ के लिए 65 अंक जो पंचायती राज से संबंधित हैं, जिनमें 45 अंक पंचायती राज से हैं और 20 अंक योजनाओं से हैं। इनको अगर आप कंप्लीट कवर करना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर इससे भी जुड़ सकते हो। ये दोनों के दोनों कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। कह रहा है कि कौन-सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? फिर से समझो। कह रहा है कि ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म मुझे बताओ कौन-सा है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एनालिटिक्स के लिए और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अपाचे काफ़का है? नहीं। अपाचे हडूप है, स्पार्क है या अपाचे स्टॉर्म है? इसका उत्तर होगा अपाचे स्टॉर्म। देखो, अब यहाँ से 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपाचे स्टॉर्म को उठाओ, अपाचे स्टॉर्म, ध्यान देना। मुझे बताओ ये अपाचे स्टॉर्म है क्या? तो आप 2 बातों में या हम कहें 1 लाइन में क्या बताओगे? आप कहोगे यह एक यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली है। प्रोसेसिंग प्रणाली है। ध्यान देना। मैंने कहा कि मुझे बताओ अपाचे स्टॉर्म क्या है? तो आप कहोगे यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली है। अच्छा, ये जो प्रणाली है, ये वास्तव में डेटा एनालिटिक्स के लिए काफ़ी कारगर है। या फिर हम कहें डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में ये काफ़ी अग्रणी है प्रणाली और इसे चूँकि अग्रणी है, इसीलिए ये संचालन करने में काफ़ी आसान भी है। अर्थात यह रियल टाइम रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स में एनालिटिक्स में अग्रणी है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो प्रणाली है, इसे संचालित करने में संचालित या हम कहें इसे संचालित करना काफ़ी आसान है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, नोट करके 2 बातें लिखो। कौन-कौन सी बात? 2 बातें ये हैं, इनको समझना। एक आपने सुना होगा हडूप, सुना है? ये पीछे ऑप्शन में दिया था, अपाचे हडूप। एक आपने सुना हडूप और दूसरा आपने सुना स्टॉर्म, ठीक है? स्टॉर्म मतलब अपाचे हडूप और अपाचे स्टॉर्म। दरअसल ये अपाचे हडूप और अपाचे स्टॉर्म, ये जो फ्रेमवर्क हैं, इन फ्रेमवर्क का उपयोग कहाँ पर होता है? क्या बताओगे आप? इन फ्रेमवर्क का उपयोग होता है बिग डेटा में, बिग डेटा। इन फ्रेमवर्क का उपयोग बिग डेटा के विश्लेषण में किया जाता है, विश्लेषण में किया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये कहाँ-कहाँ सूटेबल होते हैं? कहाँ-कहाँ ये कहाँ-कहाँ ये ऑपरेशंस करते हैं? अगर हम आपसे सीधा-सा सवाल पूछें, तो मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने अपाचे स्टॉर्म को उठाया, अपाचे स्टॉर्म की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ये बताओ अपाचे स्टॉर्म ये कौन से ऑपरेशंस करता है? तो ध्यान रखिए अपाचे स्टॉर्म दृढ़ता मतलब परसिस्टेंसी, दृढ़ता को छोड़कर परसिस्टेंसी को छोड़कर सभी ऑपरेशन करने में सक्षम है, सभी ऑपरेशन करता है। वहीं अगर ये तो अपाचे स्टॉर्म की बात हो गई, मैं अगर हडूप की बात करूँ, तो मुझे बताओ ये कौन से ऑपरेशंस करता है? तो आप बताओगे यह सभी ऑपरेशन करता है लेकिन रियल टाइम की गणना करने में यह धीमा है, ठीक है? दोनों में ये मुख्यतया अंतर है। चूँकि आपका जो क्वेश्चन था, वो अपाचे स्टॉर्म को लेकर था। मुझे बताओ अपाचे स्टॉर्म के कहाँ-कहाँ उपयोग किए जाते हैं? अपाचे स्टॉर्म के उपयोग, इनके अनुप्रयोग बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो अपाचे स्टॉर्म के उपयोग क्या हैं? आप बताओगे यह रियल टाइम जस्ट वेट यह रियल टाइम बिग डेटा
स्ट्रीम प्रोसेसिंग स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर से समझो, अपाचे स्टॉर्म ये रियल टाइम बिग डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे आपने एक्स का नाम सुना होगा। एक्स में देखो, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जैसे आपने नाम सुना होगा ट्विटर या फिर एक्स। तो एक्स का इसमें इस्तेमाल क्या है? दरअसल ये जो ट्विटर होता है, यह अपने पब्लिशर जो एनालिटिक्स इसके पास उत्पाद होते हैं, या हम कहें पब्लिशर एनालिटिक्स एनालिटिक्स उत्पादों की श्रृंखला के लिए उत्पादों की श्रृंखला के लिए यह यानी कि ट्विटर या हम कहें एक्स, अपाचे स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, स्टॉर्म का प्रयोग करता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो पब्लिशर एनालिटिक्स उत्पाद हैं, दरअसल पब्लिशर एनालिटिक्स उत्पाद जो ये ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म में हर एक ट्वीट्स या हर एक क्लिक्स को प्रोसेस करते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। ये जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर एनालिटिक्स एनालिटिक्स उत्पाद, ये ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्येक ट्वीट को प्रोसेस करते हैं। ठीक है? वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपाचे स्टॉर्म। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42। मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सामान्य विधि नहीं है? फिर से समझो, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सामान्य विधि नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। फ़िल्टर विधियाँ, रैपर विधियाँ, एम्बेडेड विधियाँ, एक्सट्रपलेशन विधियाँ। इसमें ये वाला शब्द उठाओ, एक्सट्रपलेशन, ये क्या होता है? आओ देखो। एक्सट्रपलेशन, है ना? एक्सट्रपलेशन विधि, ये क्या है? मुझे ये बताओ। जब आप इस विधि को पढ़ते हो, तो इसमें 2-3 जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहली जानकारी, ये क्या है? तो आप बताओगे सांख्यिकीय यह एक सांख्यिकीय तकनीक है। ठीक है? चूँकि सांख्यिकीय तकनीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है, टेक्नोलॉजी है, तो इसका कहीं न कहीं उपयोग होगा, इसका कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है प्रक्षेपित डेटा की सीमा से परे जो भी मूल्य होते हैं, प्रक्षेपित डेटा की सीमा से परे मूल्य का अनुमान लगाना। अनुमान लगाना का मतलब क्या है? भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर से समझो, एक्सट्रपलेशन विधि का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? प्रक्षेपित डेटा की सीमा से परे मूल्य के भविष्यवाणी में या मूल्य के अनुमान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है क्या? यह है एक सांख्यिकीय तकनीकी, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, क्या क्या एक्सट्रपलेशन विधि के कुछ प्रकार भी होते हैं? अगर होते हैं, तो कौन से होते हैं? इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे लीनियर एक्सट्रपलेशन, या हम कहें हिंदी में रैखिक एक्सट्रपलेशन, ठीक है? या फिर बहुपद बहुपद एक्सट्रपलेशन, या फिर हम कहें घातांकीय एक्सट्रपलेशन। जैसे आपने नाम सुना होगा लघु गणितीय या गणकीय एक्सट्रपलेशन। ये सारे के सारे एक्सट्रपलेशन के प्रकार होते हैं। अब इसमें ये मशीन लर्निंग से कैसे संबंधित है? ये जो एक्सट्रपलेशन है, ये मशीन लर्निंग से कैसे संबंधित है? तो आप बताओगे, ये जो एक्सट्रपलेशन है, एक्सट्रपलेशन मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा ठीक है, हिस्सा तो हो गया। ये क्यों है? अर्थात अगर हम पूछें ये ऐसा क्यों है? महत्वपूर्ण हिस्सा आप क्यों मानते हो? तो आप बताओगे, क्योंकि क्योंकि यह मशीन लर्निंग मॉडल को मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा के बारे में डेटा के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है। पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है सक्षम बनाता है। अब यहाँ से फिर से समझो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए कौन-सी एक सामान्य विधि नहीं है?
आपने कहा एक्सट्रपलेशन विधि। ये क्या है? तो आपने कहा ये जो एक्सट्रपलेशन विधि है, यह एक सांख्यिकीय तकनीकी होती है, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है? प्रक्षेपित डेटा की सीमा के मूल्य से परे अनुमान या फिर भविष्यवाणी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं? तो जब आप प्रकार इनको पढ़ोगे तो और भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे लीनियर एक्सट्रपलेशन, बहुपद एक्सट्रपलेशन या फिर घातांकीय या फिर लघुगणकीय एक्सट्रपलेशन, ठीक है? इसके अलावा ये क्या है? ये किसमें ये जो ये टर्म है एक्सट्रपलेशन इसका संबंध किस टेक्नोलॉजी से है? तो आप बताओगे मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से इसका संबंध है या हम कहें एक्सट्रपलेशन मशीन लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्यों हिस्सा है? क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा के बारे में पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान या भविष्य बताने में सक्षम बनाता है। वापस आओ ज़रा, यही आपसे पूछ रहा था, है ना? क्वेश्चन में 43 में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा यह माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियाँ विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न हैं? फिर से समझो। कह रहा है कि कौन-सा वो माप है, कौन-सा वो मानदंड है, मापदंड है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियाँ विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न हैं, इसका निर्धारण होता है। तो भिन्नता का निर्धारण किससे होता है? भिन्नता से, वेरिएंस से, इसी को वेरिएंस कहा जाता है ना? नेक्स्ट देखो, वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? फिर से समझो। क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, कौन-सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये है, डिसीजन ट्रीज़ है, के निकटतम पड़ोसी। के निकटतम पड़ोसी का मतलब क्या है? के नियरेस्ट नेबर, इसे केएनएन कहा जाता है। ये भी है, लीनियर रिग्रेशन नहीं है। इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जब भी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे, तो 8 टाइप्स याद रखना, 8 टोटल वर्गीकरण। इसमें जो टोटल वर्गीकरण वो 8 है। 8 वर्गीकरण इसमें एल्गोरिदम होते हैं, एल्गोरिदम। ध्यान दें, ये आपसे पूछा गया था कि वर्गीकरण के लिए कौन-सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है, तो ये 8 टोटल आप याद रखो, ठीक है? कौन-कौन से हैं? जैसे एक है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। दूसरा कौन है? दूसरा है केएनएन, इसी को केएनएन कहते हैं। के का मतलब क्या है? नियरेस्ट के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है? के नियरेस्ट नेबर्स और इसी को हिंदी में कहा जाता है के निकटतम नेबर मतलब पड़ोसी, के निकटतम पड़ोसी। तीसरा कौन है? तीसरा है डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री यहाँ पर क्या लिखा था? हाँ, डिसीजन ट्री ये देखो लिखा था। नेक्स्ट देखो चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नेटवर्क। इसे कहा जाता है एएनएन। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एएनएन का मतलब क्या है? केएनएन का मतलब क्या है ना? केएनएन मतलब के नियरेस्ट नेबर्स, एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये तो चौथा हो गया। पाँचवाँ इसका एल्गोरिदम कौन है? इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, रिग्रेशन। पाँचवाँ हो गया। छठा कौन-सा है? छठा है नैव बायस। सातवां सातवां इसको बोलते हैं एलडीए शॉर्ट फॉर्म में। एलडीए का मतलब क्या होता है? एलडीए का मतलब होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है? और आठवां क्या है? आठवें को कहा जाता है क्यूडीए। क्यूडीए क्या है? क्यूडीए है क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये डी और ए यहीं पर आ जाएँगे। क्यूडीए, एलडीए और क्यूडीए। एलडीए का मतलब क्या है? लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्यूडीए का मतलब है क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये टोटल 8 हैं और यहीं पर आपसे पूछा था कि सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कौन-सा नहीं है वर्गीकरण के आधार पर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है, डिसीजन ट्री भी है, मैंने के निकटतम पड़ोसी भी बता दिया, लीनियर रिग्रेशन मैंने नहीं बताया। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर डेटा सेट के आकार को कम करने की एक तकनीक है? फिर से समझो। कह रहा है कि कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाता है और फिर जब वो डेटा हट जाते हैं, तो फिर डेटाबेस के आकार को वो कम करता है और ये एक तकनीक क्या कहलाती है?
क्लस्टरिंग तो नहीं कहलाती है, क्लस्टरिंग मैंने पीछे आपको बताया था, क्लस्टरिंग में क्या होता है, अलग-अलग ग्रुप्स में बाँटा जाता है ना? सैंपलिंग भी नहीं कहलाता है, पीसीए भी नहीं है, ये कहलाता है डीडुप्लीकेशन, यानी जो डुप्लीकेट होता है, उसे रिजेक्ट करना। देखो, होता क्या है ये? आओ ज़रा इसको भी समझ लें। डी डुप्लीकेशन, ठीक है? डीडुप्लीकेशन। अगर हम आपसे एक लाइन में पूछें कि ये क्या है? एक तकनीकी परिभाषा बताओ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आप क्या बताओगे? आप कहोगे यह डेटा सेट से आवश्यक सॉरी, डीडुप्लीकेशन कर रहा है तो अनावश्यक होगा। आवश्यक डेटा कैसे हटा देगा? यह डेटा सेट से अनावश्यक डेटा को हटाने की विधि है, को हटाने की विधि है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है डीडुप्लीकेशन? अगर हम सीधे से एक सवाल पूछें, मुझे बताओ तो आप क्या कहोगे? यह अनावश्यक डेटा को कम करता है, कम करता है। मुझे बताओ, इसके बाद क्या होगा जब ये अनावश्यक डेटा को कम कर देगा? जब कम कर देगा तो ज़ाहिर-सी बात है एक संतुलन सुनिश्चित होगा। एक संतुलन सुनिश्चित होगा। साथ ही साथ जो बैकअप डेटा है, बैकअप गतिविधि को भी गतिविधि को भी यह प्रबंधित करता है, यह प्रबंधित करता है। तो आप देख पा रहे हो, डीडुप्लीकेशन का मतलब, डीडुप्लीकेशन ना सिर्फ अनावश्यक डेटा को हटाता है, बल्कि संतुलन भी सुनिश्चित करता है और बैकअप की गतिविधि को भी प्रबंधित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 46। 46 को पढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिगम मॉडल की अच्छाई फिट का माप है? फिर से समझो, कौन-सा प्रतिगम मॉडल है, उसकी अच्छाई फिट का माप कौन-सा प्रतिगम मॉडल है? यही पूछा है आपसे। आर वर्ग, माध्य वर्ग त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर मूल माध्य वर्ग त्रुटि? इसका सही उत्तर होगा आर वर्ग। ये आर वर्ग क्या होता है? आओ देखते हैं। आर वर्ग। दरअसल ये जो आर वर्ग है ना, आर वर्ग या हम कहें आर स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड, ठीक है? ये किससे संबंधित है? इसका संबंध मशीन लर्निंग से है। इसका संबंध है मशीन लर्निंग से। और ये आर स्क्वायर्ड होता क्या है? तो आप बताओगे यह एक सांख्यिकीय यह एक सांख्यिकीय माप होती है। अच्छा ठीक है, ये सांख्यिकीय माप है। तो मुझे बताओ, ये क्या दर्शाता है? आप बताओगे यह प्रतिगमन प्रतिगमन मॉडल के फिट की अच्छाई को दर्शाता है। फिट की अच्छाई को दर्शाता है, ठीक है? अच्छा, ये कैसे दर्शाता है? मान लीजिए आर स्क्वायर्ड ने कुछ डेटा डिनोट किया, तो आपको कैसे पता कि ये अच्छाई को दर्शा रहा है या किसे दर्शा रहा है? तो दरअसल इसका जो मान होता है आर स्क्वायर्ड का, चूँकि ये सांख्यिकीय माप को दर्शाता है, मैंने अभी लिखा था, सांख्यिकीय माप को दर्शाता है, तो जो भी माप ये देगा, वो संख्यात्मक होगी। तो अब मुझे बताओ, इसका जो मान होता है, वो कहाँ-कहाँ लाई करता है? इसका मान 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है? मान लीजिए कि आर स्क्वायर्ड का कोई मान 0 आ गया या आप पहले 1 ले लो। मान लीजिए आर स्क्वायर्ड का कोई मान 1 आ गया, तो जब 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है? आप क्या इसका मतलब निकालोगे? ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आर स्क्वायर्ड का मान 1 आता है तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही होगा? अर्थात उसका मतलब पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि जो मॉडल डेटा है, मॉडल डेटा पूरी तरह फिट है, पूरी तरह फिट है। ज़ाहिर-सी बात है जब मॉडल डेटा पूरी तरह फिट होगा, तो इसमें जो अनुमानित मूल्य है, अनुमानित मूल्य और साथ ही साथ वास्तविक मूल्य वास्तविक मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं होगा। अब मुझे बताओ ये तो मान 1 का हो गया, जब मान 1 आएगा तो इसका मतलब डेटा पूरी तरह से फिट है, अर्थात अनुमानित मूल्य और इसका जो रियल वैल्यू है, उसके बीच कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर इसका मान 0 आ गया, तब क्या होगा? जब भी कभी मान 0 आ जाए, तो इसका सीधा-सा आशय होता है कि आश्रित और स्वतंत्र चर के मध्य अंतर नहीं है। आश्रित और स्वतंत्र चर के मध्य, ठीक है? वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छाई फिट का माप क्या है? आप बताओगे आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? कौन है जो प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, के निकटतम पड़ोसी या फिर लीनियर रिग्रेशन? लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। डिसीजन ट्रीज भी मैंने अभी आपको बताया था, इसके टाइप्स में मैंने बताया था। हालांकि परिभाषाएं भी मैं नहीं बता रहा हूँ। के निकटतम पड़ोसी इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है के एन एन, है ना? के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन इसका सही उत्तर ये होगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 47 का लीनियर रिग्रेशन को कहते क्या है? मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ ये बताओ, ये मैंने लिखा लीनियर रिग्रेशन। मुझे बताओ लीनियर रिग्रेशन को हिंदी में क्या कहोगे? इसे कहोगे रैखिक रैखिक प्रतिगमन, ठीक है। रैखिक प्रतिगमन ये क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन वास्तव में यह एक सांख्यिकीय तकनीकी होती है। सांख्यिकी न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी होती है, जो करती क्या है? जो एक चर के औसत मूल्य और एक से अधिक चर के जो संगत मूल्य होते हैं, उनके बीच को ये संबंध उनके बीच जो भी संबंध होता है, उसको ये पहचानती है। तो सिंपल सी बात है, फिर से समझो। लीनियर रिग्रेशन क्या है? यहाँ आप लिख लो। लीनियर रिग्रेशन क्या है अगर आपसे पूछे, तो आप क्या बताओगे? यह संबंध को बताती है। ऐसी टेक्नोलॉजी है या हम कहें ऐसी सांख्यिकीय टेक्नोलॉजी है जो संबंध को बताती है। प्रश्न ये है कि किसके संबंध को बताती है? तो आप कहोगे चर के औसत मूल्य, एक चर के औसत मूल्य, या फिर एक से अधिक या हम कहें अन्य चरों के या फिर हम कहें अन्य चरों के संगत मूल्य के संबंध को दर्शाती है। के संबंध को फिर से समझो। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है अर्थात रैखिक प्रतिगमन क्या होता है? आप क्या बताओगे? यह एक सांख्यिकी तकनीकी है जो संबंध को दर्शाती है। किसके संबंध को? एक चर के औसत मूल्य और अन्य चरों के संगत मूल्य के संबंध को दर्शाती है। वापस आओ। एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है। इसका आंसर होगा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीक है? लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीक है। क्लस्टरिंग तो है नहीं, क्लस्टरिंग को तो मैंने विभाजित किया था अलग अलग ग्रुप्स में। नमूनाकरण भी नहीं है। आयाम की कमी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पीछे आप देखिए, ये जो कंप्यूटर की सीरीज के जो सेट हो रहे हैं, लगातार सेट फॉलो करिए तो आप, हालांकि बिल्कुल ये जो टर्म्स हैं ये काफी कठिन है, आम तौर पर आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन फिर भी जब आप इनको लगातार देखिए वीडियोस, तो फिर कई सारे क्वेश्चंस या कई सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाओगे, है ना? और एक-एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है या फिर होता है। कंपटीशन तो आप जान ही रहे हो। तो क्वेश्चन पढ़ो, कौन सी लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीक है? बताइए। इसका आंसर होगा प्रतिरूपण। ये होता क्या है प्रतिरूपण? आओ ज़रा समझते हैं। प्रतिरूपण या हम कहें डेटा डेटा इम्प्यूटेशन डेटा इम्प्यूटेशन। अच्छा, क्या है ये? अगर हम इसकी एक लाइन में परिभाषा पूछें, देखो जो भी जटिल शब्द होते हैं ना, आम तौर पर उनकी परिभाषा ही पूछता है। देखो इसमें, कौन लुप्त डेटा से निपटने की एक तकनीक है? तो अगर इसको ये उथली लाइन है, अगर इस लाइन के बारे में या इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप उत्तर दे दोगे बड़े आसानी से। इसलिए बहुत गहराई में नहीं जाना है, ये नए चैप्टर्स हैं। नए चैप्टर्स में बस ऊपर की और इनके अनुप्रयोग, बस इतनी बातें याद रखो। बहुत ज़्यादा इनके टाइप्स, जैसे मैंने कहा डेटा इम्प्यूटेशन, ये क्या होता है? इसका आशय इसका आशय है, क्या आशय है? कि जो भी डेटा सेट में जो गुम हो गए मान हैं, गुम मानों को अनुमानित मानों से बदलना या अनुमानित मानों में बदलना। ये बात आप समझ पाए? फिर से समझो, डेटा इम्प्यूटेशन क्या है? डेटा इम्प्यूटेशन से सीधा सा आशय होता है कि जो डेटा सेट है, डेटा सेट में खो गए मान या फिर हम कहें गुम मान को अनुमानित मानों से बदलने की प्रक्रिया को डेटा इम्प्यूटेशन कहते हैं। वापस आ जाओ। यही कह रहा है, लुप्त डेटा से निपटने की तकनीक को क्या कहा जाता है? प्रतिरूपण। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता का माप है? ये पूछ रहा है आपसे। फिर से समझो, कौन सा वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता का माप है? परिशुद्धता, रिकॉल, F1 स्कोर या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा हाँ।
अब इसमें देखो ये दिया है, परिशुद्धता भी दी है, रिकॉल भी दिया है, F1 स्कोर भी दिया है और ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। इनको एक-एक करके समझते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये लिखा है F1 स्कोर, ध्यान देना, ये लिखा है F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या है? अगर मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बताइए मुझे? तो आप बताओगे इसकी गणना इसकी गणना परिशुद्धता परिशुद्धता और स्मरण के हार्मोनिक माध्य के रूप में की जाती है। हार्मोनिक माध्य के रूप में की जाती है, ठीक है? अब एक बात यहाँ से समझो, नोट बना के ये बात समझनी है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, मुझे अगर मशीन लर्निंग मॉडल बनानी है, तो मुझे किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे सटीक और अच्छा मॉडल बनाएँ? तो उसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं। एक तो परिशुद्धता और दूसरा स्मरण। ध्यान दें, अगर मान लीजिए मशीन लर्निंग मॉडल कोई बनाता है या मशीन लर्निंग मॉडल का निर्धारण करते समय, ध्यान देना, लर्निंग मॉडल का निर्धारण करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए किसकी बात? हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे हम सटीक और अच्छा मॉडल बनाएँ। अब जब हम ये ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आएगा कि हम कैसे ध्यान रखें? हमें वो कौन-कौन सी पद्धतियाँ अपनानी पड़ेंगी? तो ध्यान दें, ये प्रोसेस अपनाने के लिए यानी कि एक अच्छा और सटीक मशीन लर्निंग मॉडल का निर्धारण करने के लिए आपको 2 महत्वपूर्ण हैं, 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, ठीक है? इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली परिशुद्धता और दूसरा है स्मरण, ये दोनों। वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में, रिकॉल, परिशुद्धता भी होनी चाहिए और इसके अलावा F1 स्कोर। F1 स्कोर के बारे मैंने अभी आपको बताया था, इसकी गणना परिशुद्धता और स्मरण के हार्मोनिक माध्य के रूप में की जाती है। तो कौन-सा ऐसा वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता की माप है, अच्छा से अच्छा बन सकता है? तो ये तीनों हैं। नेक्स्ट देखो 50, निम्नलिखित में से कौन-सी डेटा सेट में शोर को कम करने की एक तकनीक है? फिर से समझो, कह रहा है कि डेटा सेट में शोर को कम करने की यानी नॉइज़ को कम करने की तकनीक कौन-सी है? तो एक तकनीक का नाम आपने सुना होगा, डेटा स्मूथिंग, सुना है? डेटा स्मूथिंग, ये एक तकनीक है। डेटा स्मूथिंग एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और डेटा सेट में इसका इस्तेमाल होता है शोर को हटाने के लिए या हटाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब वापस आ जाओ, डेटा स्मूथिंग होता है शोर को कम करने या फिर शोर को हटाने में। डेटा स्मूथिंग सामान्यीकरण नहीं होगा, पीसीए नहीं होगा, मानकीकरण नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। केवल और केवल एक-एक लाइन इस तरह के जो शब्दावलियाँ हैं, इनकी आपको पता होनी चाहिए, है ना? डेटा स्मूथिंग अ, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? शोर को कम करने के लिए डेटा सेट में, ठीक है? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 50 थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट और 65 अंकों का कंप्लीट बैच चाहिए, तो आप इसको हाँ, हमारे एप्लीकेशन से जॉइन कर सकते हो, ठीक है? धन्यवाद।